हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। वैसे काफी दिनों के बाद से फिर से समझिए कि दीपावली के पहले का लेक्चर दिया गया है और काफी दिनों बाद आ रहे हैं। जानते ही ये थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से मैं डेली कंटेंट नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जब जब समय मिलेगा तब आप लोग के लिए जो भी कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हम लोग का एक सेकंड, आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट 7 है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 7 में भी 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 आप लोग का कंप्लीट हो गया है, लगभग 300 क्वेश्चन। देखते हैं अब कुछ और क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे और प्रैक्टिस डेली करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आप लोग का BSPSCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क्स और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। टोटल इस सेट में या किसी भी सेट में 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट समझ में आया है वो दिया गया है। और जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद से वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए जानते हैं। एक चीज और है, कुछ बच्चों का कमेंट था एप्लीकेशन पर कि BSPCL के लिए, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए कोर्स चला रहे हैं कि नहीं। तो भाई समय का अभाव है, इसके लिए मैं कोर्स नहीं चला रहा हूँ, लेकिन प्रयास में हूँ कि मॉक टेस्ट आप लोग का कुछ क्वेश्चनों का बन जाए। 1000, 1500, 2000 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बन जाए तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो भी है मेरा कंटेंट वो यूट्यूब पे ही है और अदर कहीं जगह पे नहीं है। यदि मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इस समय मान लीजिए देख ही रहे हैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम इंटरनल चल रहा है, अभी सेमेस्टर वाला चलेगा तो काफ़ी व्यस्तता है, इसलिए कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट की तैयारी में है कि यदि बन जाएगा तो भाई आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संपत्ति के क्रय को व्यय मान लेना। संपत्ति खरीदा गया, लेकिन उस संपत्ति को खरीद को क्रय किया गया है, क्या एसेट्स क्रय किया गया है, लेकिन हम इसको एक्सपेंसेज मान लेते हैं अकाउंटिंग थ्योरी के अंतर्गत। तो वहां पूछा जा रहा है कि ये कौन सी अशुद्धि होगी। हम मान लीजिए जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर्स है, वगैरह वगैरह, ये चीजों को खरीदे, लेकिन खरीदने को तो ये हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई, लेकिन इसको हम एक्सपेंसेज मान ले रहे हैं, तो कौन सी अशुद्धि मानी जाएगी? भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, त्रुटिपूर्ण अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि। बताइए कौन सी अशुद्धि मानी जाएगी? ये आपके नियम की अशुद्धि मानी जाएगी। भाई आप संपत्ति खरीदे हैं, संपत्ति खाते में लिखिए, परचेस खाते में क्यों लिख रहे हैं या व्यय खाते में क्यों लिख रहे हैं? तो इसे सैद्धांतिक अशुद्धि या प्रिंसिपल की अशुद्धि आप बोलेंगे। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सिंपल हो उसे छोड़ दीजिएगा, जो हार्ड क्वेश्चन दिखे, अच्छे क्वेश्चंस दिखे, उसे कहीं नोटबुक में आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी पंजीकृत हुई मानी जाती है जब वह, मतलब कह रहा है कि एक कंपनी रजिस्टर्ड कब मानी जाती है? जब, कंडीशन दे रहा है जब समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में प्रस्तुत करती है, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, वास्तव में अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। कौन सा ऑप्शन सही है? यहां सिंपल से एक पूछा गया है कि कंपनी रजिस्टर्ड कब मानी जाती है। भाई कंपनी रजिस्टर्ड तभी मानी जाएगी जब उसका पंजीकरण हो जाएगा, सिंपल सा चीज है। तो जब कंपनी का समामेलन हो जाता है, समामेलन मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन, तो उसी समय कंपनी पंजीकृत मानी जाती है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, और बड़ा कर दें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एक कंपनी सचिव के कार्य होते हैं। एक कंपनी सचिव के कौन कौन कैसे काम होते हैं? कार्यालय संबंधी कार्य होते हैं, प्रशासन संबंधी होते हैं, प्रबंध संबंधी होते हैं, कार्यालय व प्रशासन संबंधी दोनों होते हैं।
तो सही ऑप्शन ये डी है कि एक कंपनी जो सेक्रेटरी होता है इसका वर्क ऑफिशियल भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, ठीक है ना, दोनों तरीके से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, अंतिम स्टॉक को दिखाया जाता है। अब यहां बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन समझिए, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है, कहां दिखाया जाता है भाई? चिट्ठे में, व्यापार खाते के चिट्ठे में, लाभांश खाते में, व्यापार खाते व चिट्ठे में और लाभांश खाते में, और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे क्रिटिकल इसलिए है, पूछ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां दिखाते हैं भाई, तो ध्यान दीजिएगा। पहले एक मैं अलग से बता रहा हूं कि यदि ये क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में है तो हम इसको केवल बैलेंस शीट के हम एसेट साइड में दिखाते हैं। लेकिन यदि यह एडजस्टमेंट में दिया गया है, कहां दिया गया है? एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट के हम एसेट साइड में भी दिखाते हैं, दो जगह दिखाया जाता है। लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो भाई यदि ऑप्शन नहीं है तो सीधे व्यापार खाते और चिट्ठे दोनों दिया गया है वहां पे दिखाए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्यापार के स्वामी द्वारा अतिरिक्त विनियोजन का प्रभाव होगा। मतलब पूछ रहा है कि यदि बिजनेस का ऑनर, व्यापार का स्वामी, व्यवसाय का मालिक अपनी बिजनेस में कोई अतिरिक्त पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब एडिशनल, जैसे मान लीजिए कि 5 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो सोचता है कि 1 लाख रुपया और लगा दें, तो वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। तो पूछ रहा है कि व्यापार पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऑप्शन क्या है, पूंजी में वृद्धि होगी, दायित्व में वृद्धि होगी, यानी कैपिटल बढ़ेगा, लायबिलिटीज बढ़ेगी। पूंजी में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, कैपिटल भी बढ़ेगा, एसेट्स भी बढ़ेगा। पूंजी भी वृद्धि होगी, दायित्व में कमी होगी, कैपिटल बढ़ेगा और लायबिलिटीज कम होगी, और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा, सोचिए क्या होगा। जब एक बिजनेस का ऑनर एडिशनल पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या ऑप्शन निकल कर आता है? पहला ऑप्शन निकलता है कि उसकी कैपिटल में वृद्धि होगी, पैसा इन्वेस्ट किया तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, 5 लाख से 6 लाख हो गई बिजनेस। और जब कैपिटल बढ़ेगी तो भाई एसेट स्वाभाविक है बढ़ना, तो एसेट्स में भी उसकी वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। आराम से समझिएगा, एक एक करके धीरे धीरे। क्या हो रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखिए अगला क्वेश्चन, साझेदारी फर्म की आय में साझेदारों का भाग होता है। ये आपके इनकम टैक्स के क्वेश्चन है। इस साझेदारी फर्म में मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में साझेदार का भाग होता है, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म में जो इनकम होती है वो साझेदार का भाग होता है। पूछ रहा है करयुक्त होता है, करमुक्त होता है, पूर्णतः करमुक्त होता है, आंशिक रूप से करमुक्त होता है। सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो साझेदार का भाग होता है धारा 10 के अंतर्गत, ये पूर्णतः करमुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि साझेदार की फर्म से करमुक्त आय है। एक सौ थोड़ा लाइट डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा लाइट डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए कि साझेदार की फर्म में करमुक्त आय है, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म से करमुक्त आय क्या है? साझेदारी फर्म का वेतन, साझेदारी फर्म से ब्याज, साझेदारी फर्म की आय का हिस्सा। धारा 10 के अंतर्गत एक आता है, साझेदारी फर्म का वेतन करमुक्त नहीं होता,
बताइए, कर मुक्त होता है? सोच के बताइए। कर मुक्त नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म का जो ब्याज होता है ये भी कर मुक्त नहीं होता है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम का हिस्सा होता है यह इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कर मुक्त होता है। पीछे वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई संपत्ति है? पूछ रहा है कि नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है फिक्स एसेट्स कौन सी है। भाई लैंड भी फिक्स एसेट्स है, ख्याति भी है, संयंत्र भी है, उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा। एक चीज यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाला आपको होगा कि चूंकि ये गुडविल जो दिया है वो इंटेंजेबल एसेट्स होती है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा गुडविल के जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो अमूर्त संपत्ति के साथ साथ अस्थाई संपत्ति भी है, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक संपत्ति है? क्या नाम है? फिक्टिटियस एसेट्स। इसमें से फिक्टिटियस एसेट्स कौन सी है? डिवेंचर तो फिक्टिशियस एसेट्स है नहीं, ये तो लायबिलिटीज है। गुडविल ये इंटेंजेबल एसेट्स है या फिक्स एसेट्स है। प्रिमिलरी एक्सपेंसेस यही इंटेंजेबल एसेट्स है। इंटेंजेबल एसेट्स का मतलब है काल्पनिक संपत्ति, जैसे मान लीजिए कि स्पेशल एडवर्टाइजमेंट है, प्रिमिलरी एक्सपेंसेज है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेज है, ये सब इंटेंजेबल एसेट्स के कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, दमदार है। लिखा है कि किन कारणों से बैंक पासबुक या रोकड़ पुस्तक में अंतर होते हैं? वो कौन से रीजन है? रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन है कि जिसमें बैंक का पासबुक और कैश बुक, ठीक है ना, मैंने रोकड़ पुस्तक में डिफरेंस होता है, बैंक पासबुक और आपका एक तरह से कैश में डिफरेंस होता है। रीजन कौन कौन से? चेक निर्मित किए गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, बिल्कुल सही है, चेक काट दिया गया लेकिन बैंक के पास प्रस्तुत नहीं किया गया, मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी रीजन एक है। चेक संग्रह के लिए बैंक भेजे गए परंतु उनका संग्रह नहीं हुआ, मतलब चेक कलेक्शन के लिए बैंक भेजा गया लेकिन उसका कलेक्शन नहीं हुआ। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड फॉर पेमेंट, ये भी रीजन है। ग्राहकों द्वारा बैंक में सीधे ही भुगतान जमा कराया, मतलब डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय बैंक, मतलब बाय द कस्टमर। तो कहने का मतलब है कि जो सीधे कस्टमर के द्वारा बैंक में सीधे उसका पेमेंट जमा कराया गया, ये तीनों ही ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से बैंक के पासबुक और कैशबुक में डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपके उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि व्यापारी के तलपट में निम्नलिखित में से किस बैंक शेष को लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्यापारी के तलपट में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्यापारी के तलपट में माने बिजनेसमैन जो ट्रायल बैलेंस बनाता है उसमें से किस बैंक शेष को लिखते हैं? कैश बुक के शेष को, पासबुक के शेष को, बैंक स्टेटमेंट के शेष को, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए। कैश बुक के शेष को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है जिसको कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कहा जाता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, नहीं, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। किराएदार द्वारा मकान को पुनः किराए पर उठाने से आय निम्न शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। जैसे मान लीजिए एक मकान है किराए पर उठा हुआ, लेकिन किराएदार उसे फिर से किराए पर उठा देता है, क्योंकि मालिक मकान को किराए पर उठाया है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन जब किराएदार मकान को किराए पर उठाया है उसे पुनः किराए पर उठाना कहा जाता है। उससे जो इनकम होती है तो पूछ रहा है किस शीर्षक में कर योग्य होगी? मकान संपत्ति में, अन्य साधनों में, पूंजी लाभ में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा अदर सोर्सेस में ये कर योग्य होती है। अगला, दिखावटी लेन देन का उद्देश्य है, मतलब विंडो ड्रेसिंग जिसको कहा जाता है, या दिखावटी लेन देन, ठीक ना। पूछ रहा है इसका पर्पस क्या है? कर कम कर चुकाने का, कर बचाने का, आय कम दिखाने का, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए। कर बचाने का ये दिखावटी लेन देन तरीका होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है कि अपूर्ण लेखा विधि का आशय है जिसमें, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीटेड अकाउंट से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है उसका?
सभी व्यवहारों का दोहरा लेखा नहीं किया जाता, दोहरे खाते खोले जाते हैं, व्यवहारों का एक पक्षीय और द्विपक्षीय लेखा किया जाता है, सभी लेखे रखे जाते हैं। देखिए भाई, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये दोहरा होगा नहीं, दोहरा लेखा नहीं किया जाता है, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम का यूज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अदत्त व्ययों को दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग को कहां दिखाया जाता है? लाभन खाते के डेबिट में, दोनों के क्रेडिट में, व्यय में से घटाकर, दोनों के डेबिट में, व्यय में जोड़कर, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, लाभन खाते को कहां दिखाया जाता है? लाभन सॉरी आउटस्टैंडिंग को कहां दिखाया जाता है? लाभन खाते के डेबिट में उस व्यय में से जोड़कर दिखाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में भी जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, बताइए, अपूर्ण लेखा विधि को इकारा लेखा विधि कहते हैं क्यों? माने इनकम्प्लीटेड अकाउंट को सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है क्यों? व्यवहार केवल डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं, केवल क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं, व्यवहारों का लेखा एक पक्षी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा होगा। सही ऑप्शन है आपका सी। अगला क्वेश्चन, ये इनकम टैक्स का, अन्य साधनों से आय के संबंध में कटौती के संबंध में कौन सी धारा संबंधित, मतलब अदर सोर्सेस इनकम के अंतर्गत जो हम डिडक्शंस देते हैं वो डिडक्शन किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? सेक्शन 23, 17, 57, 58, जल्दी से बताइए। सेक्शन 57 के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, आधा कट गया है। एक कपड़े के व्यापारी ने फर्नीचर और दैनिक क्रय बही में अभिलेखित कर दिया, यह गलती। मतलब एक कपड़े का व्यापारी है, फर्नीचर खरीदा कहने का मतलब है, और इसको दैनिक क्रय बही में अभिलेखित कर दिया। पूछ रहा है कि फर्नीचर खरीदा लेकिन क्रय बही में एंट्री कर दी गई। पूछ रहा है कि ये किस तरह की अशुद्धि है? लोभ की अशुद्धि है? बिल्कुल नहीं। नीचे देखते हैं क्या क्या। देखिए यहाँ पे सैद्धांतिक अशुद्धि है, बिल्कुल सही, यही है। नियम की अशुद्धि है, सैद्धांतिक की अशुद्धि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदत्त मजदूरी अंतिम खाते में प्रकट होगी समायोजन में न होने पर। मतलब कह रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस फाइनल अकाउंट में कहां दिखाई जाएगी, बशर्ते कि ये समायोजन में न दिया हो। तो सीधे आउटस्टैंडिंग समझिएगा, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो सीधे लायबिलिटीज में जाएगी। एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो पीएल के डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। देखिए कहीं लिखा है लाभन खाते में ना, व्यापार खाते और चिट्ठे में ना, लाभन खाते और चिट्ठे में ना, लिखा है ना समायोजन में न होने पर, केवल चिट्ठे में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मकान संपत्ति की हानि को अगले वर्षों में पूरी की जा सकती है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम न होकर लॉस हो रहा है तो इसे अगले कितने वर्षों में हम पूरा कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं? मकान संपत्ति की आय से, पूंजी लाभ से, वेतन आय से, उसमें से कोई नहीं। सोच के बताइए किसमें से किया जा सकता है। यदि हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हमको हो रही है तो इसे अगले साल केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से पूरा कर सकते हैं, अदर किसी सोर्सेस से नहीं। ठीक है ना, उस साल तो कर सकते हैं किसी और से, लेकिन अगले साल नहीं कर सकते। अगला है स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है। मतलब जो ओनर फंड है या ओनर इक्विटी है उसके अलावा संस्था का जो लायबिलिटी है उसे क्या कहा जाता है? संपत्ति, दायित्व, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। भाई पूंजी कहा जाएगा, कैसे मालूम कि पूंजी कहा जाएगा, ये भी प्रश्न है। हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग हमारा इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन में कहता है कि कैपिटल प्लस
ऑनर इक्विटी इक्वल टू एसेट्स। यहीं पे कह रहा है स्वामीगत कोष, ऑनर इक्विटी के अलावा संस्था के दायित्व, इसके अलावा कौन है, कैपिटल है, तो कैपिटल माना जाएगा। ठीक है। अगला ये भी इनकम टैक्स का है कि एक करदाता की करमुक्त आय शामिल होती है। एक करदाता की कर्मुक्त आय कहां शामिल होती है? व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक में, पूंजी लाभ शीर्षक में, अन्य साधनों से आय शीर्षक में, किसी भी शीर्षक में। एग्जम्प्टेड इनकम को कहां शामिल किया जाता है? भाई इसको इनकम टैक्स के 5 हेड हैं, पांचों में से किसी भी हेड में शामिल नहीं किया जाता। 5 हेड मालूम है ना कौन है? इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रमाप 6 संबंधित है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड है? आगम पहचान से, रहतिया मूल्यांकन से, ह्रास लेखांकन से, इनमें से कोई नहीं। भाई डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ये अगला कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में, कई बार आया भी है कुछ एग्जाम में। पुनः आदेश स्तर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रीऑर्डर लेवल, पढ़े होंगे मटेरियल कंट्रोल के अंतर्गत। इसका फार्मूला है कि सामान्य उपयोग और मल्टीप्लाई सामान्य सुपुर्दगी समय, ये सूत्र ज्ञात होता है किसके लिए? लिखा है अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा, क्रय आदेश स्तर, आपातकालीन स्तर। तो ये परचेज ऑर्डर लेवल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अगला ये भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि रिश्तेदारों के अलावा बिना प्रतिफल प्राप्त उपहार नगद निम्न धारा के अंतर्गत आता है। मतलब रिश्तेदारों से यदि हम उपहार प्राप्त कर रहे हैं और वो भी उपहार बिना प्रतिफल का प्राप्त कर रहे हैं और वो भी नगद में प्राप्त कर रहे हैं, तो पूछ रहा है वो किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा? धारा 56(2), 55(2), 48, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए, कुछ आप लोग भी करते जाइए। 56(2) के अंतर्गत। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रायः किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता? पूछ रहा है कि किस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो सबको मालूम है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इस पर लगता है, इस पर भी लगता है, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाता सामान्यतः तलपट में आता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सा खाता तलपट में आता है। एक तरफ प्रारंभिक रहतिया, एक तरफ रोकड़, एक तरफ अंतिम रहतिया, एक और प्रारंभिक रहतिया, बीच में रोकड़। पता नहीं नीचे क्या है ऑप्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तलपट में पूछा है नहीं आता है। ये नियम ध्यान दीजिएगा, 2 नियम बताएंगे। पहला कि जब आपके प्रश्न मीन्स तलपट में, जब आपके प्रश्न में लिखिए, जब आपके प्रश्न क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ये दोनों दिए हो, क्या हो? दोनों दिए हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते, ये ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक को दोनों दिया हो तो ठीक। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि यदि क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीनों दिया हो, तो ट्रायल बैलेंस में वहां पे ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को दिखाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्रय खाता ये तो दिखाई जाता है। अगला है अपूर्ण लेखा विधि में खाते खोले जाते हैं। इनकम्प्लीटेड अकाउंट में खाते किस तरह खोले जाते हैं? व्यक्तिगत, वस्तुगत, रोकड़ बही और व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर बी। अगला है
जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जीएसटी नेटवर्क सेवाओं में शामिल है। जीएसटी नेटवर्क सेवाओं में क्या शामिल है बताइए? विवरणियों की प्रस्तुति और प्रक्रियाकरण, विमुक्ति के लिए आवर्त सीमा का निर्धारण, माल सेवाओं की पूर्ति का बीजक निर्गमन, इनमें से कोई नहीं। भाई जो हमारा जीएसटी नेटवर्क में हम जो स्टेटमेंट डालते हैं, स्टेटमेंट मतलब रिटर्न आईटीआर दाखिल करते हैं, विवरणियों की प्रस्तुति और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वही जीएसटी नेटवर्क में शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला है कि निम्नलिखित स्थिति में ई वे बिल का सृजन अनिवार्य है। किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक बिल का सृजन अनिवार्य है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में बताए थे जब प्रेषण का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक होता है, ठीक ना, तो वहां पे ई बिल काटना, इलेक्ट्रॉनिक बिल काटना कंपलसरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन कि असाधारण सभा किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? असाधारण सभा किसके द्वारा बुलाई जाती है? कंपनी के संचालक, ऋण पत्रधारी, कंपनी का बोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है असाधारण सभा जो होता है हमेशा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत कंपनी ला का अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि एक व्यक्ति कंपनी अवैधानिक नहीं होती है, यह निर्णय किस विवाद से संबंधित है? पूछ रहा है कि एक कंपनी अवैधानिक नहीं होती है, यह डिसीजन किस में दिया गया? टैंकवार्ड का मुकदमा, ऐश्वरी रेलवे कैरेज कंपनी वाद, मर्केंटाइल इंडिया लिमिटेड वाद, और भी एक ऑप्शन है, देखते हैं वो क्या है, बताइए। इनमें से भी नहीं है, इनमें से भी नहीं है, इनमें से भी नहीं है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। हाँ, ये है चौथा ऑप्शन, सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी में ये कहा गया है कि एक कंपनी अवैधानिक नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है सामान्य व्यापार की हानि को आगे वर्षों में पूरा किया जा सकता। मतलब एक नॉर्मल बिजनेस से यदि हमें लॉस होता है तो उस लॉस को आगे कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? बिजनेस दो तरीके से होती है, एक सामान्य व्यापार, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, और एक स्पेकुलेटिव बिजनेस मैंने सट्टे का व्यापार। यहाँ सामान्य व्यापार के बारे में बात कहा है। इससे यदि हमें लॉस होता है तो वो अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक ना। और यदि वही स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है तो 4 साल है। ये भी रिकॉन्सिलेशन से क्वेश्चन है कि पासबुक या कैशबुक में अंतर का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए, पासबुक और कैशबुक में जो डिफरेंस होते हैं उसी के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो अंतर का इसका कारण नहीं है? कैशबुक में अशुद्धि, पासबुक में अशुद्धि, रोकड़ का गमन, चेक जमा किया या संग्रहित और संग्रहित हुआ, कौन सा इन दोनों में अंतर का रीजन नहीं है? सोच के बताइए। यदि हम रोकड़ का गमन कर रहे हैं, ये बैंक के पासबुक, बैंक के कैशबुक, ग्राहक के पासबुक में अंतर का रीजन नहीं है। ये तीनों रीजन हो सकता है, लेकिन जब पैसे का हम गमन करते हैं तो न इसका बैंक में कोई ट्रांजैक्शन होता है ना आपके पासबुक में होता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा आजकल का ट्रेंड चल गया है, नेगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं, नहीं है, अक्सर लोग उसी में गलतियां कर जाते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? कैशबुक के डेबिट शेष का अर्थ है बैंक में जमा। कैशबुक का डेबिट शेष का अर्थ बैंक में ग्राहक की राशि जमा नहीं। पासबुक में डेबिट शेष का अर्थ है अधिविकर्ष, और पासबुक में क्रेडिट का अर्थ है सकारात्मक शेष। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, कैश बुक के डेबिट शेष का अर्थ ग्राहक के यहां पैसा जमा नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही। फिर इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल, कि आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से कर मुक्त आयों का उल्लेख किया गया? मतलब एग्जम्प्टेड इनकम का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया? भाई बहुत ही सिंपल है, धारा 10। पीछे भी कुछ क्वेश्चनों में चिल्लाए होंगे। नेक्स्ट
देखिए, एक सालोमन एंड सालोमन कंपनी का बात आ गया। कंपनी लगा है कि सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड के विवाद में दिए गए निर्णय में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सालोमन एंड सालोमन बनाम कंपनी लिमिटेड के विवाद में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सह अस्तित्व, संयुक्त अस्तित्व, पृथक अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसमें सह अस्तित्व के बारे में किया गया। कंफर्म नहीं है? देखिए, अब चलिए इसको बुक में से आप खोजिएगा। अब ये मैं आंसर हिंट दे रहा हूं, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इनमें से एक सही है और इनमें से एक सही है। एक कोई सही है। अब कौन सही है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, लागत लेखांकन के 3 तत्व होते हैं, ये सबको मालूम है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। एक होता है मटेरियल, एक होता है व्यय, तो दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? एक लेबर होता है भाई, होता है ना, सामग्री, श्रम और व्यय। 39 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विक्रय वही का योग 900 रुपया कम लगाया गया, इस अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है कि जब विक्रय वही का योग 900 रुपये कम लगाया गया तो इस अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पूर्ण भूल की गलती मानी जाएगी, यह तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, यह लाभ को प्रभावित नहीं करेगी, इससे हमारा लाभ 900 रुपया कम हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? भाई, सेल हमारा 900 रुपया से कम लगाया गया तो एक ही चीज होगा, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 900 रुपया से। अगला है 40 नंबर, सामग्री जांच नहीं, सतत सामग्री जांच निम्न में से किसका अंग है। सतत सामग्री जांच किसका अंग है? वार्षिक सामग्री जांच का, एबीसी विश्लेषण का, निरंतर जांच का, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। निरंतर जांच का। सतत लिखा है, सतत माने होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब निरंतर। इसका भी कुछ क्वेश्चन कट गया है, यहां देख लीजिए। एक नाबालिग बच्चे की आय अभिभावक करदाता की आय में जोड़ी जाएगी यदि वह आय हो। एक नाबालिग बच्चा जब इनकम को अर्न करता है तो उसकी आय को माता पिता की आय में शामिल किया जाता है, लेकिन वो कितना से अधिक होगा तो शामिल किया जाएगा। भाई, जब वो 1500 रुपया से अधिक होगा तब ना शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला, तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धि है, वो कौन सी अशुद्धि है जो तलपट को प्रभावित करती है, उस पर प्रभाव डालती है। विपरीत पक्ष के में खतौनी की, जोड़ की अशुद्धि, गलत रकम में खतौनी की और रूप सभी। बताइए कौन सी अशुद्धि है जो तलपट को प्रभावित करती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये चारों अशुद्धियां हैं जो तलपट को प्रभावित करती है। विपरीत पक्ष में मतलब कि उसके अपोजिट दूसरे साइड में लिख दिया गया, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। जोड़ में मिस्टेक कर दिया गया तो भी ट्रायल बैलेंस गलत होगा। गलत रकम से खतौनी, यदि रॉन्ग अकाउंट से मैंने जनरल सही किया गया लेकिन खाता में गलत लिखा गया तो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला जीएसटी से क्वेश्चन है कि जीएसटी नेटवर्क के कार्यों में सम्मिलित है। जीएसटी नेटवर्क के कार्यों में क्या शामिल है? जीएसटी पंजीयन की सुविधा, सही है। आईजीएसटी की गणना या सेटलमेंट, ये भी सही है। बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सारा जीएसटी नेटवर्क में शामिल है, क्योंकि जीएसटी नेटवर्क में हम केवल जीएसटी रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं, बशर्ते पूरा उसकी बिलिंग भी करते हैं। रिटर्न फाइल के साथ साथ पूरा अपडेट रहता है, साथ में टैक्स का भी पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है कि मकान संपत्ति की हानि को अगले वर्षों में पूरा किया जाए। सपोज करिए कि मकान संपत्ति की आय से, मकान संपत्ति से यदि हमको लॉस हो जा रहा है, उस लॉस को अगले कितने सालों तक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से हम पूरा कर सकते हैं? 4 वर्ष, 8 वर्ष, कोई सीमा नहीं।
तो 8 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन क्या है? बी। यहां देखिएगा, एक टायर निर्माता कंपनी है। क्या है? टायर निर्माता को निम्नलिखित में से कौन सी लागत विधि अपनानी चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है कि सपोज करिए कि आप एक टायर बनाते हैं, टायर बनाने वाली कंपनी, तो लागत लेखांकन की से कौन सी मेथड को अपनाया जाना चाहिए? इकाई लागत विधि, समूह लागत विधि, ठेका लागत विधि, प्रक्रिया लागत विधि। टायर में भाई बीच कास्टिंग आता है, समूह लागत विधि। ऑप्शन नंबर बी। 46। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्याज सकल नहीं बनाया जाएगा? कौन सा ऐसा ब्याज है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, सकल नहीं बनाया जाएगा? सकल का मतलब है कि उसमें जो टैक्स काटा गया है तो उसको पुराने वैल्यू पर नहीं लाया जाएगा। सहकारी समिति का, व्यापारिक प्रतिभूति का, अर्ध सहकारी प्रतिभूतियों का, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें है, सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल नहीं बनाया जाता। वो नेट रहता है तो नेट ही रहेगा, ग्रॉस उसको कभी नहीं बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक अगला क्वेश्चन है कि बिन पत्रक को इस नाम से भी जाना जाता है। बिन पत्रक को हम किस नाम से जानते हैं? स्टोर पत्रक, क्रय पत्रक, स्टोर कीपर पत्रक, स्टॉक पत्रक। तो भाई बिन पत्रक को हम, ये कई बार क्वेश्चनों में आया है, स्टोर कीपर पत्रक के नाम से भी जानते हैं। 47 का आपका होगा सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, कि डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त होती है। मतलब पोस्ट ऑफिस में जैसे आप खाता खुलवाए और भी सेविंग बैंक में, उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट कितना रुपए तक होगा कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा? बताइए, 2500, 3500, 4800, संपूर्ण राशि 3500 रुपया होगा तो उस पर टैक्स नहीं। यहाँ पे एक चीज, महत्वपूर्ण चीज है, बैंक में जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ बैंक की बात नहीं की गई है, पोस्ट ऑफिस की बात, तो यहाँ पे भी दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक हमारा होता है सिंगल अकाउंट, एक क्या होता है? सिंगल अकाउंट। और एक होता है हमारा ज्वाइंट अकाउंट। सिंगल अकाउंट मतलब एक ही व्यक्ति के नाम से रहेगा, एक ही व्यक्ति ऑपरेशन करेगा। और ज्वाइंट का मतलब है कि 2 पर्सन के, जैसे मदर फादर है, सिस्टर ब्रदर है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, वगैरह वगैरह। तो जब सिंगल अकाउंट में है तो वहां पे भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, 3500 रुपया तक ब्याज कर मुक्त होता है, इससे अधिक होगा तो टैक्सेबल होगा। लेकिन वही ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पे 7000 रुपये तक होगा तो वो कर मुक्त होगा, उसके आगे वाला टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कि निम्नलिखित में से किस पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मतलब कह रहा है कि मटेरियल कंट्रोल का क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेवल पर स्टॉक यदि पहुंच जाता है तो स्टोर कीपर को सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप सामान खरीद लो, नहीं तो स्टॉक खत्म होने वाला है। उसको कहते हैं अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर, पुनरादेश स्तर, उपरोक्त सभी। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको कहा जाता है पुनरादेश स्तर। और लास्ट हमारा 50 क्वेश्चन है, इसमें भी एक कट गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आय अन्य साधनों के आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है? नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी इनकम है जो अदर सोर्सेस इनकम में टैक्सेबल नहीं है? सहकारी समितियों से प्राप्त लाभांश, ये है। वर्ग पहली अदर सोर्सेस में जाता है। व्यापार की ख्याति बेचने पे लाभ, बताइए है? यही नहीं है। ठीक है ना, यही ऑप्शन सही है, ये अदर सोर्सेस में नहीं जाता है। बिजनेस की गुडविल यदि बेचते हैं बिजनेस में जाएगा भाई, अब बैंक ब्याज तो ये अदर सोर्सेस में जाता ही। ठीक है, तो इस तरह आप लोग के 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिएगा और सारे क्वेश्चनों को एक बार, दो बार, तीन बार दोहरा लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसका सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, और यदि नहीं भी जो है तो उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरीके से मिलेंगे, कुछ उसी को मॉडिफाई किया गया होगा। तो
प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब आप पूरा सिलेबस कवर किए हों, तो प्रैक्टिस सेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ठीक है, इसी के साथ और देखते हैं यदि समय हमको मिलता है या प्रयास में है कि मॉक टेस्ट बन जाए, यदि बन जाएगा तो आप लोग के लिए हम एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, भाई BSPCL जूनियर अकाउंटेंट के लिए कोर्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई तो नहीं चल रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही मिलेगा तो आप लोग के लिए कोर्स तो अब नहीं चल पाएगा, लेकिन मॉक टेस्ट प्रयास में है कि चला। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ।